हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र से जो है हमारा अध्याय होगा संसदीय अधिनियम। यह वीडियो हमारा जो है सीटेट, बीपीएससी या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। इससे पहले आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब चलते हैं हम प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1951 में, बी है 1954 में, सी है 1964 में, डी है 1956 में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, 1954 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो है वर्ष 1954 में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, 1954 में। प्रश्न 2 है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है। ए है संज्ञेय तथा अजमानतीय, बी है संज्ञेय तथा संक्षिप्तः विचारणीय, और सी है असंज्ञेय तथा जमानतीय, डी है असंज्ञेय तथा समनीय। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, संज्ञेय तथा संक्षिप्तः विचारणीय। देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्तः विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संज्ञेय तथा संक्षिप्तः विचारणीय। 3 नंबर प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो ए है सत्र न्यायालय, बी है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, और सी है द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रश्न 4 है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। ए है संज्ञेय तथा संक्षिप्तः विचारणीय, बी है संज्ञेय तथा असमनीय, सी है असंज्ञेय तथा जमानतीय, और डी है असंज्ञेय तथा समनीय। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा बी, दोनों हो जाएगा, ए तथा बी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्तः विचारणीय और संज्ञेय तथा असमनीय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध डैश है। ए है संज्ञेय, बी है जमानतीय, सी है समनीय, और डी है कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ए तथा डी, दोनों हो जाएगा। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम में दोषी व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अतः इस प्रश्न के उत्तर जो है ए और डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ए है धारा 4, बी है धारा 5, सी है धारा 6, और डी है धारा 7। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 5। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान या छात्रावास जो जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो,
प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो ए है धारा 10, बी है धारा 10 क, सी है धारा 14 और डी है धारा 14 क। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, धारा 10 क। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 क यानी 10A के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है? ए है संपूर्ण भारत पर, बी है अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, और सी है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, डी है संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1-2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? तो ये है धारा 10, बी है धारा 12, सी है धारा 14, डी है धारा 16। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, धारा 14। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। ठीक है। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो ए है जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, बी है जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित है, सी है जब यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्यों से संबंधित है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार जहाँ की इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए, वहाँ जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता के उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि यह है अभियुक्त का कार्य जन साधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट एवं पूर्व न्याय के अधीन फायदे के उपभोग करने के संबंध में है। बी है अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है। सी है अभियुक्त के अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है, और डी है अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जो अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो ए है धारा 16 क, बी है धारा 15 क, सी है धारा 16 क और डी है धारा 14 क। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, धारा 14 का। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 का यानी 14A के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? निगेटिव है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये ठीक है। उसके बाद से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये भी सही है। उसके बाद से सी कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये जो है ऑप्शन जो है गलत है।
सती निषेध अधिनियम 1987, ये सही है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में तथा सती निषेध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। और शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें संशोधन में नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। ए है 20 सितंबर 2005 को, बी है 30 सितंबर 2006 को, सी है 10 अक्टूबर 2006 को, डी है 26 अक्टूबर 2006 को। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2006 को महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। ए है मीसा, बी है एंटी डाउरी एक्ट, सी है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और डी है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा मीसा। मीसा जो है मीसा नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना तथा 1977 में निरस्त कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था। ठीक है। अतः यह सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि प्रश्नगत शेष तीनों जो है अधिनियम सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक दोष निवारण हेतु बनाए गए अधिनियम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। ए है 1952, बी है 1924, सी है 1871, डी है 1911। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 1871। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। यह प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। ए है 1 जुलाई 1989, बी है 30 जनवरी 1990, सी है 30 जुलाई 1989 और डी है 1 जनवरी 1990। तो क्या होगा उत्तर इसका, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 30 जनवरी 1990 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया। तो ए है अधिनियम 1990, बी है अधिनियम 1989 और सी है अधिनियम 1992, डी है अधिनियम 1991। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किसे प्राप्त है। ए है राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी है दोनों ए और बी और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या होगा उत्तर, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 23 इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार केंद्र सरकार जो है आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। तो ए है धारा 2 ख, बी है धारा 2 ख ग और सी है धारा 2 ख
ख च और डी है धारा 2 ख छ। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, धारा 2 ख ग। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में 2016 के संशोधन द्वारा अंतः स्थापित धारा 2 के ख ग यानी 2A-B-C में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। तो ए है 3 माह, बी है 6 माह, सी है 1 वर्ष और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 1 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा जो है 3(2)(7) के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? ए है 14, बी है 17, सी है 21(1) और डी है 21(3). तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, 14। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अध्याय 4 की धारा 14(1) में शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए एक या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजन की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार डैश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो ए है राज्यपाल, बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश और डी है विधि मंत्रालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। ए है शीघ्र विचारण, बी है समयबद्ध विचारण, सी है पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा और डी है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा शीघ्र विचारण। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? ए है प्रतिकरणीयता का सिद्धांत, बी है अधिमानी स्थिति का सिद्धांत और सी है संरक्षा विभेद का सिद्धांत, डी है सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा संरक्षा विभेद का सिद्धांत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? ए है जिला मजिस्ट्रेट, बी है राज्य सरकार, सी है विशेष न्यायालय और डी है उच्च न्यायालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है
बी हो जाएगा राज्य सरकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और असूल करने की शक्ति जो है राज्य सरकार को है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? ए है दुष्प्रेरणा, बी है सामान्य आशय, सी है सामान्य उद्देश्य और डी है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो ए है धारा 12, बी है धारा 10, सी है धारा 6 और डी है धारा 8। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, धारा 6। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कुछ धाराओं के लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 एवं 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5 क और अध्याय 23 के उपबंध लागू होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? ए है गिरफ्तारी पूर्व जमानत, बी है गिरफ्तारी पश्चात जमानत, सी है परिवीक्षा का लाभ और डी है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो ए है धारा 16, बी है धारा 17, सी है धारा 18, डी है धारा 19। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, धारा 18। इस अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य है कि दंड जो है प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो डैश रैंक से कम न हो। तो ए है उप निरीक्षक, बी है निरीक्षक, सी है उप अधीक्षक और डी है अधीक्षक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, उप अधीक्षक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1995 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7(1) के तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम का न हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो ये है किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का संपहरण, बी है पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, सी है ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, डी है ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? ए है व्यक्ति को हटाया जाना, बी है संपत्ति का संपहरण और सी है व्यक्ति का माप लिया जाना, डी है सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए विकल्पों में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।
उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। बी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 घ में परिभाषित है। सी है, पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 2 अंग ग में परिभाषित है। और डी है, आश्रित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 2 ख और ग में परिभाषित है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? ए है धारा 18, बी है धारा 19, सी है धारा 17, डी है धारा 16। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, धारा 17। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? तो ए है धारा 18, बी है धारा 20, सी है धारा 22 और डी है धारा 24। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, धारा 18। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों यानी योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेसित करेगी। अगला प्रश्न है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? ए है, स्वशासन प्रदान करना, बी है, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, सी है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना और डी है, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती अधिनियम जो है 1996 का उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ए है 15 मई 2005 को, बी है 5 जून 2005 को, सी है 15 जून 2005 को और डी है 12 अक्टूबर 2005 को। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 15 जून 2005 को। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थी, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात 12 अक्टूबर यानी 12-13 अक्टूबर की मध्य रात्रि
में 2005 से प्रभावी हुई। यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है, तथापि यह संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है। तो ए है 2001 में, बी है 2004 में, सी है 2005 में, डी है 2002 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 2005 में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए है यह एक राजनीतिक अधिकार है, बी यह एक संवैधानिक अधिकार है, सी यह एक विधिक अधिकार है और डी यह एक सामाजिक अधिकार है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार ए है एक मूल अधिकार है, बी है एक विधिक अधिकार है, सी है दोनों ए तथा बी और डी न तो ए न तो बी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, दोनों ए तथा बी। सूचना का अधिकार वर्ष 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है। इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार ही इसका अभिष्ट उत्तर होगा, परंतु प्रश्न में यदि दो विकल्प चयनित करने हो तो विधिक अधिकार के साथ मूल अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के तहत जो है इसका समुचित उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? ए है सूचना की पारदर्शिता, बी है सूचना का प्रकटन, सी है संसूचित नागरिकता और डी है लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कुछ से करना है। तो ऑप्शन ए है केवल ए, बी है ए और बी, सी है ए बी और सी, डी है ए बी सी और डी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी और डी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता ये सभी शामिल है। अतः जो है उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? ए है आरटीई अधिनियम, बी है आरटीआई अधिनियम, सी है मनरेगा और डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, आरटीआई अधिनियम। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना जो है वर्ष 1987 में अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ये है लिली थॉमस बनाम भारत संघ, बी है नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और सी है नमित शर्मा बनाम भारत संघ, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, नमित
शर्मा बनाम भारत संघ। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। बी है सूचना रखने वाले व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए। सी है सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए। और डी है पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। ठीक है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुँच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? यह है कोलकाता उच्च न्यायालय, बी है बम्बई उच्च न्यायालय, सी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और डी है मद्रास उच्च न्यायालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय की 2 संसदीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। हालांकि इस पीठ में शीघ्र ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के इस भाग को हटा दिया गया था। उक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविंद्र चंद्र बाबू को न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र मूल कर्तव्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये यहाँ निगेटिव चुनना है। तो ए दिया है विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण। बी है सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना। सी है किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा। और डी है अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही है सेवाओं का विवरण जो है सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना तथा किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में शामिल है, किंतु अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण है? तो ये है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और बी है पंचायती राज्य मंत्रालय, सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अभिकरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्राकृतिक एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो ए है राज्य वन विभाग, बी है जिला कलेक्टर उपायुक्त, सी है तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी और डी है ग्राम सभा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ग्राम सभा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2, 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार का भाग है।
ये जो है अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, इसके अनुरूप इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। ए है 2007 में, बी है 2008 में, सी है 2009 में, डी है 2010 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 2010 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय में से व्यवस्थित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? यह है 30 दिन, बी है 45 दिन, सी है 60 दिन और डी है 90 दिन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 90 दिन। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ जो है हमें निगेटिव आंसर चुनना है। तो इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। बी है इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। सी है यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। और डी है इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों तथा तत्संबंधी उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1994 को अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? एक है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 2 है बोनस भुगतान अधिनियम, 3 है संविदा श्रम अधिनियम, 4 है समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो नीचे दिए गए कुछ से सही आंसर चुनना है। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1, 2 और 4, डी है 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ अधिनियम दिया है, यहाँ वर्ष दिया है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। तो ए है 2006, बी है 2003, सी है 2005 और डी है 2009। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 2005। आपदा प्रबंधन एक्ट को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम हेतु विधेयक राज्यसभा द्वारा 28 नवंबर 2005 को तथा लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था तथा 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से के पश्चात यह अधिनियमित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। ए है 2001 में, बी है 2005 में, सी है 2009 में, डी है 2013 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 2005 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है गृह मंत्री, सी है रक्षा मंत्री और डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानूनों से प्राप्त हुआ? एक है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, बी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, 3 है शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, उसके बाद से 4 है एपिडेमिक डिजीजेज
एक्ट 1897। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन 1, 2, 3, बी है 2, 3, 4, सी है 2 और 4, डी है 1, 3 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? ए है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, सी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यह प्रश्न जो है हमारा आखिरी था। अब इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि समय समय पर मैं जो भी वीडियो डालूं वह आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए और आप बेहतर तैयारी कर सकें। साथ ही कहना है कि मैं अपने चैनल से जो है सीटेट, बीपीएससी या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है तैयारी कराता हूं। तो आइए आप हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़कर अपना जो है बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।